एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाक खूनी पर। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मैं अपने कमरे में सो रहा था। नींद गहरी थी, ऐसी के सपने भी याद नहीं रहते। लेकिन सुबह के करीब अचानक मेरी नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई डरावना सपना नहीं, बस यूं लगा जैसे किसी ने भीतर से जगा दिया हो। आंख खुलते ही सबसे पहला एहसास मेरे मुंह से जुड़ा था। एक अजीब सा स्वाद, कड़वा नहीं, मीठा नहीं, बल्कि भारी और रूखा, जैसे मैंने गीली मिट्टी या बालू खा ली हो। मैंने जीभ घुमाकर देखा, दांतों के बीच कुछ फंसा हुआ था। मुझे अजीब लगा। मैं बिस्तर से उठने लगा और तभी मुझे अपने शरीर का एहसास हुआ। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैर ऐसे थके हुए थे मानो मैं पूरी रात चलता रहा हूँ। कमर में खिंचाव था, कंधे भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों से जाग रहा हूँ, जबकि मुझे साफ याद था कि मैं पिछले 2 दिनों से घर से बाहर गया ही नहीं था। मैं अकेला रहता हूँ, गांव से दूर शहर में, एक अपार्टमेंट में, 17वीं मंजिल पर। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर गया। हर कदम भारी लग रहा था। शीशे के सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका हुआ दिख रहा था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। मैंने नल खोला और कुल्ला किया। जैसे ही मैंने थूकने के लिए झुका, मेरे मुंह से कुछ गिरा। मैंने ध्यान से देखा, वो मिट्टी थी, साफ गीली मिट्टी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने फिर कुल्ला किया, फिर से थूका, फिर मिट्टी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सिंक पकड़ लिया ताकि गिर ना जाऊं। ये सपना नहीं था, ये सच था। मैंने पानी से मुंह साफ किया, लेकिन वो स्वाद अब भी मुंह के अंदर मौजूद था। मैं सीधे बालकनी की ओर गया। दरवाजा खोला, ठंडी हवा चेहरे से टकराई। नीचे पूरा शहर दिख रहा था, इतनी ऊंचाई कि नीचे देखने से ही डर लग जाए। बालकनी के एक कोने में एक बड़ा सा गमला रखा था, उसमें एक छोटा पेड़ लगा था। मैं झुका, मिट्टी को हाथ लगाया। मिट्टी बिल्कुल सामान्य थी, ना उखड़ी हुई, ना बिखरी हुई, ना ही गीली। ऐसा कोई निशान नहीं था कि किसी ने रात में इसे छुआ भी हो। मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया, शायद मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। मैंने इसके बारे में सुना था, कुछ लोग नींद में उठकर चलने लगते हैं, अजीब अजीब काम करते हैं। लेकिन सवाल ये था, मैं 17वीं मंजिल पर रहता हूँ, यहाँ से नीचे जाना नामुमकिन है। ना कोई सीढ़ियों से नींद में उतर सकता है, ना लिफ्ट चला सकता है, और बाहर जाने के लिए मुख्य दरवाज़ा खुलना पड़ता है। मैंने दरवाज़ा चेक किया, वो अंदर से बंद था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं नीचे गया, गार्ड के पास। वो रोज की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं उसके पास जाके बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं बोला। सोचा अगर रात में कुछ अजीब हुआ होगा तो वो जरूर बताएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ना कोई सवाल, ना कोई शक। उसके लिए मैं वही इंसान था जो रोज सुबह नीचे उतरता है। मैं वापस ऊपर आ गया। मुझे ऑफिस जाना था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई भ्रम था, शायद कोई मेडिकल समस्या, शायद स्वप्न। ऑफिस में काम इतना ज्यादा था कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन रात होते होते सब फिर याद आने लगा। घर लौटते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे आने से पहले इस कमरे में मौजूद रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ ठीक था। मैंने खाना ऑर्डर किया, खाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन सोने से पहले एक ही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, अगर ये फिर हुआ तो। अगली सुबह नींद बहुत जल्दी खुल गई। घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे, और उसी पल वही स्वाद, मिट्टी, वही शरीर का दर्द, वही थकान। अब ये संयोग नहीं था, अब ये एक पैटर्न बन चुका था। मैं बिस्तर पर बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर रात में मेरे साथ कुछ हो रहा है तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। मैंने उसी दिन 2 सीसीटीवी कैमरे लगवाए, एक कमरे में, एक हॉल में। उनकी लाइव फीड मेरे फोन और लैपटॉप दोनों में आने लगी। रात को सोने से पहले मैंने सब कुछ चेक किया, कैमरे सही चल रहे थे। कमरा शांत था। मैं बिस्तर पर लेटा और सो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मैं सिर्फ सोने नहीं जा रहा था, मैं कुछ ऐसा देखने जा रहा था जो मेरे लिए जागने से भी ज्यादा डरावना था। कमरे में अंधेरा था। खिड़की के बाहर से शहर की हल्की रोशनी पर्दे के किनारों से अंदर आ रही थी। सीसीटीवी कैमरे चुपचाप अपनी जगह लगे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आज रात कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। दिमाग बार बार उसी सवाल पर लौट रहा था, अगर रात में मैं कुछ करता हूं तो वो मैं कौन होता है?
काफी देर पर करवटें बदलने के बाद नींद आ गई। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया, लेकिन अचानक मेरी नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस ऐसा लगा जैसे शरीर के अंदर से किसी ने मुझे खींच लिया हो। मैंने मोबाइल देखा, रात के 2:30 बजे थे। कमरा वैसा ही था, शांत। मैं फिर लेट गया, लेकिन मन बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं। कुछ देर बाद मैं उठ बैठा, बिस्तर के पास रखा लैपटॉप खुला, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने लगा। शुरुआत में सब सामान्य था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ, कभी करवट बदलता हुआ। मैंने वीडियो आगे बढ़ाया। समय रात के 1:12 पर पहुंचा और तभी मेरे हाथ रुक गए। स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी सांस रोक दी। मैं बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था और उसी समय बिस्तर के नीचे अंधेरे में कुछ हिलने लगा। पहले बहुत हल्का, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर एक हाथ बाहर आया। वो हाथ इंसानी था, लेकिन उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी थीं, हड्डियां अजीब ढंग से मुड़ी हुई। फिर दूसरा हाथ, फिर एक कंधा। धीरे धीरे वो पूरा बाहर आ गया। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, जैसे उसके शरीर को चलना याद ना हो। वो दुबला पतला था, पीठ थोड़ी झुकी हुई, सिर आगे की ओर लटका हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक हिला रहा था। वो मुझ जैसा लग रहा था। कद, शरीर की बनावट, हाथों की लंबाई, सब कुछ मेरा था। वो धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कोई लय नहीं थी। कभी पैर घसीटता, कभी अचानक उठाता। वो सीधे टेबल के पास गया जहां पानी का जग रखा था, वही जग जिससे मैं रोज रात को पानी पीता था। उसने जग उठाया, कुछ सेकंड उसे बस देखता रहा। फिर उसने पानी अपने मुंह में भरा, लेकिन पिया नहीं। पानी उसके मुंह में रुका रहा, उसका गला हिला भी नहीं। फिर उसने वही पानी धीरे धीरे वापस जग में उगल दिया। मेरा पेट अंदर से पलट गया। मुझे याद आया, मैं वही पानी सुबह पीता हूं। मैं लैपटॉप से पीछे हटा, वहीं जमीन पर उल्टी हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग चलती रही। उसने जग वापस रखा और अलमारी की ओर गया। अलमारी खुली, मेरे कपड़े एक एक करके बाहर निकले। वो मेरे ऑफिस के कपड़े थे। वो उन्हें पहले सूंघता, फिर पहनता। शर्ट पहनते वक्त उसके हाथ पहले से ज्यादा स्थिर थे। घड़ी पहनते समय वो कलाई पर बिल्कुल उसी जगह घड़ी बांधता जहां मैं बांधता हूं। अब वो नकल नहीं कर रहा था, वो याद कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। जो असंतुलन था वो कम होने लगा। पीठ सीधी होती गई, चलने की चाल सामान्य होती गई। अब वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने लगा था। मेरा गला सूख गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि अगर वो मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं। रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्से में उसने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। वो अचानक कैमरे की ओर मुड़ा, सीधे लेंस में देखा। कुछ सेकंड तक बस मुझे देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, वो पहचान की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अब मैं उसे देख चुका हूं। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया, हाथ कांप रहे थे। कमरा पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर कोना मुझे घूर रहा था। मैं अकेला नहीं था। पुलिस को फोन करने का ख्याल आया, लेकिन मैं क्या कहता कि मेरे घर में मेरे जैसा कोई और रहता है। वे मुझे पागल समझते। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी बात पर यकीन करे। और तभी मेरे दिमाग में एक नाम आया, सुनील, मेरा दोस्त। मैं नीचे भागा। सीढ़ियां पहली बार बहुत लंबी लगी। कार में बैठकर मैंने कांपते हाथों से उसे फोन किया। मेरी आवाज सुनते ही उसने पूछा नहीं, बस इतना कहा, आ रहा हूं। मैं कार में बैठा अपनी ही इमारत की तरफ देख रहा था। ऊपर 17वीं मंजिल पर वो मेरे कपड़े पहनकर मेरे ही घर में घूम रहा था। और मुझे ये एहसास हो चुका था कि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तो शायद दोनों में से कोई एक ही बचेगा। मैं कार की सीट पर बैठा हुआ था, अपनी ही इमारत को देख रहा था। 17वीं मंजिल की खिड़कियां अंधेरे में डूबी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहीं से मुझे देख रहा हो। हर सेकंड भारी लग रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद सुनील आ गया।
उसने कार से उतरते ही मुझे देखा और बोला, क्या हुआ, तू ठीक तो है? मैं कुछ नहीं बोला, सीधे लैपटॉप खुला और उसके सामने रिकॉर्डिंग चला दी। शुरुआत में वो सामान्य सा देखता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। जब वीडियो में वो चीज मेरे कपड़े पहनती दिखी तो सुनील ने अचानक लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ पल हम दोनों खामोश रहे, फिर उसने धीरे से पूछा, ये तू है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन दिखता बिल्कुल मेरे जैसा है। सुनील ने गहरी सांस ली। चल ऊपर चलते हैं, मैंने हिचकते हुए कहा। पुलिस को कॉल कर लें? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पहले देख लेते हैं, अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो कॉल कर देंगे। उसने कार की डिक्की खोली और एक हॉकी स्टिक निकाली सुरक्षा के लिए। उसने कहा, लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। 10, 12, 15। लिफ्ट के अंदर अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी की। मैंने सुनील की तरफ देखा, वो भी नाक सिकोड़ रहा था। 17वीं मंजिल। लिफ्ट का दरवाजा खुला। पूरा कॉरिडोर असामान्य रूप से शांत था, जैसे आवाजों ने भी ये जगह छोड़ दी हो। हम धीरे धीरे मेरे फ्लैट की तरफ बढ़े। मैंने चाबी निकाली, हाथ इतना कांप रहा था कि चाबी 2 बार नीचे गिर गई। आखिरकार दरवाजा खुला। अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। सोफा, टेबल, बिस्तर सब अपनी जगह पर थे। एक पल को मुझे लगा शायद वो जा चुका है, लेकिन सुनील अब भी सतर्क था। उसकी पकड़ हॉकी स्टिक पर कसी हुई थी। हमने एक एक करके हर कमरा देखा। बाथरूम खाली, रसोई खाली, बिस्तर के नीचे कुछ नहीं। फिर हम स्टोर एरिया तक पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी नजर एक चीज पर गई, मेरी निजी डायरी। वही डायरी जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के हर डर, हर गलती और हर राज लिख रखा था। डायरी खुली हुई थी। कुछ पन्नों पर ताजा उंगलियों के निशान थे। मेरे मुंह से बस इतना निकला, उसे सब पता है। सुनील कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ कह रहा था। तभी हॉल की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। हम दोनों चौंक गए। फिर एक और बार, धड़ाम। दरवाजे के उस पार कोई था। सुनील ने इशारे से कहा, दरवाजा बंद कर। हमने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अलमारी को घसीटकर दरवाजे के सामने लगा दिया। वो बहुत भारी थी। हम दोनों के पसीने छूट गए, लेकिन बाहर से वार और तेज होते गए। दरवाजा कांपने लगा और तभी हॉल की तरफ से एक आवाज आई, मेरी आवाज। सुनील, पागल मत बन, दरवाजा खोल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज इतनी सही थी कि अगर मैं वहां मौजूद ना होता तो खुद को भी धोखा दे देता। फिर वो बोला, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। सुनील ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में संदेह था। फिर आवाज और धीमी हो गई, और सुनील, तुझे पता है ना, ये तेरा दोस्त तेरी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। मेरा दिल धड़कना भूल गया। पिछले हफ्ते ये दोनों डेट पर भी गए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी पकड़ हॉकी स्टिक पर और कस गई। मैंने घबरा कर कहा, सुनील, ये झूठ है, ये हमें तोड़ना चाहता है। दरवाजे के बाहर धीमी हंसी सुनाई दी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा और अलमारी एक साथ हिल गए। लकड़ी टूटने की आवाज आई। एक हाथ अंदर घुसा। अब वो हाथ पूरी तरह इंसानी लग रहा था, मजबूत, भरा हुआ। अगले ही पल वो अंदर आ गया। अब वो पूरी तरह मेरे जैसा था, चेहरा, कद, आवाज, सब कुछ। सुनील ने चीखते हुए हॉकी स्टिक से हमला किया, लेकिन उसने सुनील की गर्दन पकड़ ली और उसे ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई बच्चा हो। सुनील के पैर हवा में लटकने लगे। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया, 1 बार, 2 बार, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सुनील को जमीन पर पटक दिया। एक भारी आवाज आई और सुनील हिलना बंद हो गया। मैं डर के मारे पीछे हटा। वो मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं हॉल की तरफ भागा। उसने हॉकी स्टिक उठाई और मेरे सिर पर जोर से मारी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। खून चेहरे से बहने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल दूर से सायरन की आवाज आई। वो अचानक रुक गया। उसने हॉकी स्टिक मेरी तरफ फेंकी और खुद जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाजें आने लगी। पुलिस। और तभी उसने रोते हुए कहा, इसने मेरे दोस्त को मार दिया। उसकी उंगली सीधे मेरी तरफ उठी थी और सुनील मेरे सामने बेजान पड़ा था। हॉल में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। सुनील जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं,
पर उनमें अब कोई हरकत नहीं बची थी। मेरे सिर से खून बह रहा था। आंखों के सामने सब धुंधला सा हो चुका था और मेरे सामने वो जमीन पर बैठा था, घुटनों से टिके हुए, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए हुए, रोते हुए। पुलिस के भारी बूटों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। दरवाजा खुला, 3 पुलिस वाले अंदर आए। पहली नजर सुनील पर पड़ी, दूसरी मुझ पर और तीसरी उस आदमी पर जो अब भी रो रहा था। उसने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, सर, इसने मेरे दोस्त को मार दिया। और उसकी उंगली सीधे मेरी ओर उठ गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, वो मैं है। पुलिस ने मुझसे सवाल पूछे, मेरा नाम, यहाँ क्या हुआ, मेरे हाथों पर खून क्यों है। मैं सब बताता रहा, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, उस दूसरे मेरे बारे में। लेकिन वे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनकी आंखों में साफ लिखा था, ये सदमे में है। उन्होंने कैमरों की फुटेज देखी, उसी हिस्से को जो मेरे खिलाफ जाता था। मैं सुनील के पास खड़ा था, हॉकी स्टिक मेरे हाथ में थी और वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। मैंने उसकी तरफ देखा, अब वो रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में वही पहचान वाली मुस्कान थी। जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा था, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी चली, मेरा घर पीछे छूट गया और उसके साथ मेरी जिंदगी भी। मुकदमा चला, डॉक्टर आए, मनोचिकित्सक आए, सबने यही कहा, मुझे मानसिक टूटन हुई है। सीसीटीवी फुटेज मेरे खिलाफ थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे खिलाफ थी और कोई गवाह नहीं था, क्योंकि जो गवाह था वो कागजों में मौजूद ही नहीं था। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। जेल की दीवारें रात में ज्यादा बोलती हैं जब सब सो जाते हैं। पहली रात मैं सो नहीं पाया, हर छोटी आवाज पे चौंक जाता, हर परछाई से डर जाता। मुझे डर था कि कहीं वो यहाँ भी ना आ जाए। और एक रात वो आ गया, मेरे सेल के कोने में खड़ा था, दीवार से टिका हुआ, मेरी ही शक्ल, मेरी ही कपड़े। मुस्कुरा कर बोला, यहाँ भी मुझसे नहीं बच सकता। मैं चीख पड़ा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह डॉक्टर ने कहा, ये भ्रम है, समय जेल में चलता नहीं, घिसटता है। 15 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन अचानक बताया गया कि मुझे रिहा किया जा रहा है। सबूत पूरे नहीं थे। मैं बाहर आया, दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन मैं नहीं बदला था। जेल के बाहर वो मेरा इंतजार कर रहा था। साफ कपड़े, संतुलित चाल, अब उसमें कुछ भी अजीब नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने प्रिया से शादी कर ली है, हम बहुत खुश हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू असल में है क्या? वो मेरे पास आया, मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोला, मैं वही हूं जो तू बनना नहीं चाहता था। मैं वही हूं जो तेरे अंदर जाग गया। वहीं खड़ा रह गया। आज भी जब मैं सुबह उठता हूं, कभी कभी मेरे मुंह में मिट्टी का वही स्वाद आ जाता है। और जब मैं आईने में खुद को देखता हूं तो डर लगता है कि कहीं प्रतिबिंब मुझसे पहले मुस्कुरा तो नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।